हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फरवरी के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो काफ़ी कुछ न्यूज़ है, लेकिन यहाँ पे एक ही दिन में 3 दिन की करंट अफेयर्स की न्यूज़ कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो काफ़ी सारी न्यूज़ को मैंने कल के लिए भी शिफ्ट किया है। मैं यहाँ पे कोशिश करूंगी कि आपको सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को टाइमली प्रोवाइड कर पाऊँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे घर में फंक्शन है, मैं अभी घर पर हूँ और जिसके कारण हमारे करंट अफेयर्स थोड़े से डिले हो गए हैं, तो 1 वीक आपको ये थोड़ा डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है। लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा और एक्यूरेट परफेक्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जाए। आज के वीडियो में हम फर्स्ट से लेकर थर्ड और फिफ्थ तक के सभी इंपॉर्टेंट डेज को कवर करेंगे और सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। आज के सेशन में बजट को इंक्लूड नहीं किया गया है। रीजन इज दैट क्योंकि बजट पे मैंने सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए कल लेकर आए थे, जिसमें हमने बजट के सभी मेजर हाईलाइट्स को कवर कर दिया है। बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग परेशान मत होइए। जो बैंकिंग वीकली करंट अफेयर्स है, जो वीडियो में नहीं ले पाई, उसकी पीपीटी मेरे पास है। मैं पीपीटी आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा। अगर मुझे समय मिलता है तो मैं डेफिनेटली उस वीडियो को रिकॉर्ड करूंगी। ठीक है, अदरवाइज नॉर्मल वीकली करंट अफेयर्स तो मैंने कवर किया हुआ है। ओके है जी, बस एक हफ्ते की बात है, आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, फिर हम वापस से अपने करंट अफेयर्स को वापस से रिज्यूम करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेज। तो आज क्या है? आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है। आज है वसंत पंचमी का दिन, जिस दिन हम स्टूडेंट जो होते हैं, स्पेशली हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि आज हम गॉडेस सरस्वती, देवी सरस्वती की पूजा करते हैं। और वसंत पंचमी जो है वो फिफ्थ डे ऑफ हाफ ब्राइट हाफ ऑफ माघ मंथ सेलिब्रेट की जाती है। ठीक है, हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंगली। तो सभी लोगों को हैप्पी वसंत पंचमी। आज के दिन सभी लोग कोशिश जरूर करिएगा कि सरस्वती देवी के सामने एक दिया आप जरूर जलाएं, कि वो देवी हैं, विद्या की देवी हैं, आपको ज्ञान की प्राप्ति दे और आप बहुत जल्दी आने वाले समय के जो भी एग्जाम है उनको क्रैक कर पाए। चलिए अब बात करेंगे सेकेंड ऑफ फेब। तो देखिएगा, 2 फरवरी को हमने सेलिब्रेट किया था वर्ल्ड वेटलैंड डे। वर्ल्ड वेटलैंड डे, जिसको हम आर्द्र भूमि दिवस के नाम से भी जानते हैं, जिसकी थीम क्या थी? प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, अभी रिसेंटली ना क्या हुआ है, भारत में 4 नई रामसर साइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया है। और हमारे देश में जो टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स या फिर वेटलैंड्स हो चुकी हैं, उनकी संख्या हो गई है 89। रामसर ट्रिटी को हमने 2 फेब 1971 में साइन किया था, और ये फोर्स में कब आई थी? 1975 में फोर्स में आई थी। भारत क्या रामसर कन्वेंशन का पार्ट है? आंसर है यस। और भारत ने रामसर कन्वेंशन को कब साइन किया? ये क्वेश्चन एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। तो भारत ने रामसर कन्वेंशन को साइन किया था 1 फेब 1982 को। ठीक है, तो यहाँ पे रामसर कन्वेंशन आया था 2 फरवरी को। ठीक है, इसलिए 2 फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे या विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अब यहाँ पे 1 फरवरी, जो 1 फेब था, उस दिन हमने एक और बहुत इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया, जिसका नाम है इंडियन कोस्टल गार्ड डे। ठीक है, ये 49th नंबर का राइजिंग डे था। इंडियन कोस्टल गार्ड का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1977 में हुआ था। लेकिन उस समय हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई, उन्होंने इसे फॉर्मलाइज कब किया? 19 अगस्त 1978 में। ठीक है, तो ये 49th नंबर का आपको राइजिंग डे देखने को मिल जाएगा इंडियन कोस्टल गार्ड का। इतना मैटर क्लियर है? बातें क्लियर हो रही हैं? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रिमेनिंग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सबसे पहले तो बात करते हैं उन 4 नई रामसर साइट्स के बारे में जिनको रिसेंटली एड ऑन किया गया है। और भारत में टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स आपको 89 देखने को मिल जाएंगे। और आपको मैं बता दूं कि एशिया रीजन में, एशिया में हम फर्स्ट नंबर पे आ चुके हैं रामसर साइट्स में, क्योंकि चाइना की रामसर साइट्स हमसे कम है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली 4 नई साइट्स को एड ऑन किया है वेटलैंड साइट्स की लिस्ट में, जिसमें से पहली साइट झारखंड को और पहली साइट सिक्किम को भी मिली है। तो भारत में टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स कितनी हो चुकी हैं? 89 आपको देखने को मिल जाएंगी। और हाईएस्ट नंबर ऑफ साइट एशिया में आपको भारत में देखने को मिलेंगी। नाउ बात करते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया थर्ड नंबर पर आपको देखने को मिलेगा रामसर साइट्स में। सबसे ज्यादा रामसर साइट्स आपको मिलती है यूके में, 175 है। फिर आता है मैक्सिको, मैक्सिको के बाद इंडिया है जिसमें 89 साइट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। ना भारत के अंदर वो राज्य कौन सा है जहां पे सबसे ज्यादा रामसर साइट्स है? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में आपको 20 रामसर साइट्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो तमिलनाडु आपको टॉप पर देखने को मिल जाएगा। ना बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन सी रामसर साइट्स को एड ऑन किया है। तो रिसेंटली भूपेंद्र यादव कौन है? हमारे मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। उन्होंने 4 नई साइट्स को रिकॉग्नाइज किया है। पहली साइट्स के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है
सकारा कोट्टाई वर्ड सेंचुरी। तो सकारा कोट्टाई वर्ड सेंचुरी आपको तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर बेसिकली क्या किया गया था, एक टैंक बनाया गया था जो कि ह्यूमन मेड है। तो ह्यूमन मेड एक टैंक को डग किया गया था 1321 एडी में, और इसे वर्ड सेंचुरी 2012 में डिक्लेयर किया गया था। कहां पर? ये गल्फ ऑफ मन्नार में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से स्टैटिक क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन पूछा जाएगा सकारा कोट्टे वर्ड सेंचुरी कहां पर है, आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं 20। नेक्स्ट बात करते हैं तीर्थंगल वर्ड सेंचुरी। तीर्थंगल वर्ड सेंचुरी भी तमिलनाडु में आपको देखने को मिल जाएगी। इसे रामनाथपुरम जो तालुक है उसमें रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट में आपको ये देखने को मिल जाएगी। 29.5 हेक्टेयर का ये लैंड है, और ये भी आपको मैन देखने को मिल जाएगा। इसे वर्ड सेंचुरी 2010 में डिक्लेयर किया गया, तो ये भी आपको गल्फ ऑफ मन्नार में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं केछो पल्लारी वेटलैंड सेंचुरी या वेटलैंड, जो कि सिक्किम में है। ठीक है, क्या नाम है इसका? केचियो पलारी वेटलैंड आपको कहां पर मिलेगा? सिक्किम में। और ये सिक्किम का पहला है। इसे सिक्किम के जो लोग हैं वो शू डूजो शू के नाम से भी जानते हैं, और खाद चोट पलारी के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है, लगभग 1700 मीटर की हाइट पर आपको एक लेक देखने को मिलेगी, कुछ इस तरीके से है। और इस लेक का फॉर्मेशन जो है वो ग्लेशियर से हुआ है। ठीक है, जो किससे हुआ है? ग्लेशियर से हुआ है। तो ये जो लेक है इसे वेटलैंड साइट डिक्लेयर किया गया है सिक्किम में, और ये सिक्किम की पहली वेटलैंड सिटी या वेटलैंड साइट, और आपका कह सकते हो कि रामसर साइट आपको देखने को मिल जाएगी, जिसका नाम है कैचियो पलारी वेटलैंड सिटी। नेक्स्ट है उधवा लेक। उधवा लेक कहां पर है? तो ये झारखंड में आपको देखने को मिल जाएगी, साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में। कहां पर है? साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में है। 565 हेक्टेयर ऑफ लैंड में ये फैली हुई है। ठीक है जी, और ये आपको कहां पर मिलती है? ये आपको मिल जाएगी झारखंड में। ठीक है, झारखंड। इसको याद रखना, स्टैटिक क्वेश्चन डायरेक्टली बनेगा कि उधावा लेक कहां पर है, आंसर हो जाएगा झारखंड में है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट साइट्स जिनको रामसर कन्वेंशन में शामिल किया गया है। रामसर कन्वेंशन को इंडिया ने कब रेटिफाई किया था? तो जैसे कि मैंने मेंशन किया 1 फरवरी 1982 को। 1 फेब 1982 को इंडिया ने रेटिफाई किया था रामसर कन्वेंशन को। पहली जो रामसर साइट है भारत की, वो है आपका चिल्का लेक। चिल्का लेक आपको उड़ीसा में देखने को मिल जाएगा, और केवलोदेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है। तमिलनाडु में मैक्सिमम साइट है 20 है, और सबसे बड़ी जो रामसर साइट भारत में है वो है सुंदरवन डेल्टा जो कि वेस्ट बंगाल में है। और सबसे छोटी साइट कौन सी है? जो हिमाचल प्रदेश में है, रेणुका लेक। क्लियर है इतनी चीजें? एरिया के अकॉर्डिंगली हम बात कर रहे थे। नाउ बात करते हैं गुजरात के बारे में। सो गुजरात विलेज इनलैंड मैंग्रोव टू बी स्टेट फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो गुजरात राज्य की पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट यहाँ पर डिक्लेयर की गई है, जो कि एक इनलैंड मैंग्रोव आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कहां पर है ये? तो आइए देखते हैं कच्छ के बारे में। तो गुजरात बायोडाइवर्सिटी बोर्ड ने रिसेंटली डेजिग्नेट किया है इनलैंड मैंग्रोव गुनेरी इन कच्छ, और ये इंडिया की पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट आपको देखने को मिल जाएगी। अपने यूनिक मैंग्रोव सिस्टम के लिए जानी जाती है। 32.78 हेक्टेयर ऑफ लैंड में ये इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी फैली हुई है, और ये भारत का एक नेचुरल इनलैंड मैंग्रोव सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में। ठीक है, कहां पर लोकेटेड है? 45 किलोमीटर फ्रॉम द अरेबियन सी आपको देखने को मिल जाएगा, और 4 किलोमीटर फ्रॉम द कोरी क्रीक आपको देखने को मिल जाएगा। और ये कुछ जो लास्ट रिमेन बचे हुए हैं इनलैंड मैंग्रोव के, उनमें से एक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा? इनलैंड मैंग्रोव गुनेरी इन कच्छ, जो कि गुजरात राज्य की पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट आपको मिल जाएगी। क्लियर है? अब भारत के हाथ एक और सक्सेस आई है। हमने देखा था कुछ समय पहले कि आईसीसी वीमेंस अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप चल रहा है मलेशिया में। फाइनल जो मैच था वो इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में हुआ था, जिसमें इंडिया ने साउथ अफ्रीका को डिफीट करके सेकेंड एडिशन ऑफ आईसीसी वीमेंस अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप का टाइटल जीत लिया है। तो कौन सा क्वेश्चन बन सकता है? सबसे पहली बात, आईसीसी वीमेंस अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप का ये सेकेंड एडिशन था। कहां पर हुआ? 2 फरवरी को फाइनल जो था वो मलेशिया में हुआ था। किसके बीच में? इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में। और इंडिया ने डिफीट किसको किया है? साउथ अफ्रीका को डिफीट करने का काम किया है। इसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या आईसीसी ने ऑर्गेनाइज करने का काम किया था। अब आपको बस एक ही प्लेयर का नाम याद रखना, जिनका नाम है त्रिशा। क्या नाम है इनका? त्रिशा त्रिशा गोनगादी। ठीक है, और ये प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही हैं, इंडिया से हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं अपकमिंग एशियन विंटर गेम्स के बारे में। सो क्वेश्चन बनता है कि 9th एडिशन ऑफ
एशियन विंटर गेम्स कहाँ पर हो रहे हैं? तो आंसर हो जाएगा चाइना का एक सिटी है जिसका नाम है हर्बिन। यहाँ पर आपको एशियन विंटर गेम्स देखने को मिल जाएंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, मतलब जो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए इंडियन एथलीट्स जा रहे हैं, उनको जो उनकी ट्रेनिंग के लिए, कोच के लिए, ड्रेस के लिए, उनके डाइट के लिए जो हम फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, वो हमने इंक्रीज किया, जिससे और भी अच्छा हमारे जो एथलीट है वो विंटर गेम्स में परफॉर्म करे और हमारे देश के लिए मेडल लेकर आए। तो फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड full financial support to the Indian contingent participating in the Asian Winter Games under the Assistant to National Sport Federation scheme। किसके अंदर सपोर्ट किया जा रहा है? एक स्कीम हमारे देश में चलती है जिसका नाम है असिस्टेंट टू नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन स्कीम। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट ने अनाउंसमेंट की है। 9th नंबर के जो विंटर एशियन गेम्स होंगे वो हर्बिन चाइना में खेले जाएंगे। ठीक है, चाइनीज सिटी में से खेला जाएगा। 7 से लेकर 14 फरवरी के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हर्बिन जो शहर है ये सेकेंड टाइम विंटर गेम्स को होस्ट कर रहा है। इसके पहले 1994 में भी इसको ये होस्ट कर चुका है। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे बेसिकली फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा ट्रेनिंग ऑफ एथलीट्स के लिए, हायरिंग ऑफ फॉरेन कोचेस, सपोर्ट स्टाफ एटसेट्रा। यहाँ पर टोटल 88 मेंबर कंटिजेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसमें से 59 एथलीट और 29 ऑफिशियल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। नाउ बात करते हैं मैस्कॉट और स्लोगन के बारे में। मैस्कॉट का मतलब होता है शुभांकर। तो बिन बिन एंड नीनी, बिन बिन एंड नीनी आपको 9th एडिशन ऑफ एशियन विंटर गेम्स के मैस्कॉट देखने को मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, अपकमिंग जो स्पोर्ट्स होते हैं, अपकमिंग जो इवेंट्स होते हैं उसके मैस्कॉट। जैसे कि 38 एडिशन हमारे नेशनल गेम्स हो रहे हैं, उसका मैस्कॉट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बिन बिन एंड नीनी के बारे में बात करते हैं, तो ये दोनों टाइगर हैं। कौन है ये भाई? टाइगर है बिन बिन और नीनी। तो बिन बिन जो है वो आइस स्पोर्ट को इंडिकेट करता है और नीनी जो है वो स्नो स्पोर्ट को इंडिकेट करती है। नाउ बात करते हैं स्लोगन। तो स्लोगन है ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया। ये आपको स्लोगन देखने को मिल जाएगा। और एम्बलम ऑफ गेम्स है ब्रेक थ्रू। क्लियर है? अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एशियन विंटर गेम्स के इतिहास के बारे में, कब से शुरू हुआ, कौन ऑर्गेनाइज करता है, कैसे क्या होता है, सारी कहानी देखते हैं। तो पहले जो विंटर एशियन गेम्स हुए थे वो जापान में हुए थे 1986 में। इन विंटर गेम्स को ऑर्गेनाइज करने का काम ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया करता है। कौन करता है? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया से ऑर्गेनाइज करता है। और हर 4 साल में, एवरी 4 इयर्स के इंटरवल के बाद एशियन विंटर गेम्स हमारे देश में, मतलब वर्ल्ड में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। सबसे सक्सेसफुल टीम जो है वो जापान की टीम है। जापान को सबसे ज्यादा एशियन विंटर गेम्स में मेडल मिल चुके हैं और इंडिया को अभी तक एशियन विंटर गेम्स में कोई भी मेडल नहीं मिला है। तो इसलिए हमने अपना फाइनेंशियल असिस्टेंट इंक्रीज किया है कि आने वाले समय में एटलीस्ट हमको कुछ मेडल्स मिल जाएं। क्लियर है? ना बात करते हैं ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के बारे में। ये गवर्निंग बॉडी है जो कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से एफिलेटेड है। इसका काम है समर एशियन गेम्स और विंटर एशियन गेम्स को ऑर्गेनाइज कराना। 1949 में इसका फॉर्मेशन हुआ था एज अ एशियन गेम फेडरेशन और 1981 में इसका नाम चेंज करके ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया कर दिया गया। इसका हेडक्वार्टर कुवैत में है और 45 एशियन कंट्रीज इसके मेंबर हैं। प्रेसिडेंट का नाम है राजा रणधीर सिंह। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे यूनियन बजट पे मैं डिस्कशन नहीं कर रही हूँ। मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें सभी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स यूनियन बजट की कवर की थी विथ टॉप 25 एमसीक्यू। एमसीक्यू को भी मैंने कल के कल कवर करा दिया था। लगभग 50 मिनट का वो वीडियो है, लेकिन इतना ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, आप उसको जरूर जरूर से देखिएगा। वहां से आपको 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में 100% मिलेंगे। मैंने सारे इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स को उस वीडियो में 25 एमसीक्यू के साथ कवर किया है, जिसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दी है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे। आप मैगजीन सेक्शन में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट मैगजीन को डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो मेरा सजेशन है, अगर आप प्रिंट आउट निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कवर किए हुए हैं। अब जो बच्चे पहली बार सेशन पे आ रहे हैं, जिनको नहीं पता है कि भाई इसका पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, तो मैं बताना चाहती हूँ जनरली हमारे करंट अफेयर्स डेली 9 AM पर होते हैं। अभी बस 1 हफ्ते का डिले चल रहा है। उसका रीजन ये है कि मैं अपने घर पर हूँ, फंक्शन में हूँ। ठीक है, इसलिए हमारे करंट अफेयर्स डिले हो रहे हैं। इसके भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाती है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल है। इसके अलावा जनवरी मंथ की मैगजीन लॉन्च हो चुकी है, जिसमें 250 एमसीक्यू और 1 लाइनर आपको देखने को मिलेंगे। आप मैगजीन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंटेबल फॉर्मेट पे है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे। और यहाँ पे साइंस का कोर्स भी अवेलेबल है। जिन बच्चों ने साइंस का कोर्स परचेज किया है, तो अभी 2-3 दिन कोई वीडियो नहीं आ पाएगा कोर्स में, उसके बाद हम कंटिन्यू अपने वीडियो को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे कोर्स में भी एनरोलमेंट कर सकते हैं।
चलिए अब हम बात करेंगे इकोनॉमी सर्वे के हाइलाइट्स पे। बजट का हाइलाइट अलग वीडियो में कवर हो चुका है, लेकिन अभी हमारा इकोनॉमी सर्वे रह गया है, तो इकोनॉमी सर्वे के हाइलाइट्स को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ध्यान से समझना है कैसे क्वेश्चन बनेंगे, वो भी मैंने आप लोगों के लिए वन लाइनर फॉर्मेट में यहाँ पे तैयार किया है। ठीक है, काफी मेहनत की है इकोनॉमी सर्वे के लिए, तो जरा देख लेते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमी सर्वे ऑफ इंडिया एक एनुअल रिपोर्ट होती है। बजट के एक दिन पहले इसको लाया जाता है। कौन लेकर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लेकर आता है। इसको प्रिपेयर कौन करता है? तो इकोनॉमी डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी अफेयर्स इसको रेडी करने का काम करता है। ठीक है, बजट के एक दिन पहले इकोनॉमी सर्वे प्रेजेंट किया जाता है। तो इकोनॉमी सर्वे में क्या आता है, मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने अपने देश में क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या प्रोग्रेस है, कितना खर्चा हुआ है, कहां पर, तो वो सारी बातें इकोनॉमी सर्वे में आती हैं। बजट में क्या आता है कि आने वाले ईयर में हमारे कौन कौन से खर्चे होंगे। तो इकोनॉमी सर्वे बताता है कि पिछले साल हमारे देश में क्या खर्चे हुए, कहां से रिवेन्यू आया, और बजट बताता है कि आने वाले साल में हमारे देश में कहां पर कौन से खर्चे होंगे। तो ये बेसिकली डिफरेंस आपको मिलता है इकोनॉमी सर्वे और बजट में। तो इकोनॉमी सर्वे में बताया गया कि पिछले साल हमारे देश में क्या क्या चीजें हुई, वो सारी बातें यहाँ पे हाईलाइट की जाती हैं। पहला जो इकोनॉमी सर्वे आया था वो 1950-51 में आया था। ठीक है, डन। 1950-51 में पहली बार इकोनॉमी सर्वे को लाया गया था। चलिए सबसे पहली बात करते हैं जीडीपी। इसमें कहा है कि हमारा जो रियल जीडीपी ग्रोथ एस्टीमेट है वो 6.4% है FY25 के लिए। और अपकमिंग मतलब जो आपका FY26 जिसको आप 2025-26 बोल सकते हो, 2025-26 का मतलब है FY26 के लिए हमारा जो जीडीपी है वो रहेगा 6.3 से लेकर 6.8% के बीच में, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमी सर्वे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमी सर्वे के अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल ईयर 2026 में हमारे देश की जीडीपी कितनी रहेगी, तो 6.3% से 6.8% आपको देखने को मिल जाएगी। नाउ इन्होंने ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में बात की है कि ग्लोबल इकोनॉमी 3.3 थी 2023 में, और आईएमएफ ने प्रोजेक्ट की है 3.2 एवरेज। रिटेल इन्फ्लेशन जो महंगाई दर के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर आप अप्रैल दिसंबर में हमारे देश में महंगाई कितनी थी, 4.9% हमारे देश में हमको इन्फ्लेशन देखने को मिला। अब यहाँ पे ट्रेड के बारे में बात करें तो इंडिया जो है वो 7th नंबर पे है ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट में, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमी सर्वे। हमारे देश में ग्रोथ हुई है एक्सपोर्ट पे, और भारत 7वें स्थान पर है। अगर हम बात करते हैं नॉन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में, नॉन जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट के बारे में, तो ये 9.1% इंक्रीज हुआ है। अब इन्होंने सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस को भी एस्टिमेट किया है। क्या कहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है, अप्रैल में खत्म हो जाएगा ना। देखिए फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलता है। तो अभी हमारा जो रनिंग फाइनेंशियल ईयर है उसका नाम है FY25, मतलब 2024-25। ये आपका 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। तो इस फाइनेंशियल ईयर में मतलब FY25 में हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ हुई है वो कितनी है, 3.8% है। अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चर सेक्टर में हमारी ग्रोथ कितनी है, 6.2% है। सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है। तो अगर बात की जाए कि इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंगली सबसे ज्यादा ग्रोथ किस सेक्टर में हुई है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका कि सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है। कितना हुआ है, 7.2%। ये आपको ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। आपकी आईटी सेक्टर यहाँ पर लीड कर रहा है। ठीक है जी। ना बात करते हैं कुछ और बारे में। करेंट अकाउंट डेफिसिट कितना है, तो 1.2% ऑफ द जीडीपी आपको करेंट अकाउंट डेफिसिट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जीडीपी ग्रोथ 6.3 6.8% है। फिजिकल डेफिसिट 5.6% है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपको 634.6 देखने को मिल जाएगा बिलियन डॉलर। अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर देखेंगे तो 3.2 आपको यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर 3.2% ऑफ द जीडीपी कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको देखने को मिल जाएगा। ये सारी बातें इस रिपोर्ट में पब्लिश की गई हैं। नाउ बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है वो इंक्रीज हुआ है 53.9 से ये 64.2 आपको देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब कि आप मार्केट में कितना पैसा डाल रहे हो। आरबीआई ने रेपो रेट को 6.5% मेंटेन किया है, वही सीआरआर को 4% यहाँ पे किया है। इंश्योरेंस जो प्रीमियम अमाउंट है वो भी 7.7% इंक्रीज हुआ है, और जो पेंशन सब्सक्राइबर है वो भी 16% ईयर ऑन ईयर हमें जो पेंशन सब्सक्राइबर्स है उनकी ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, अब इसमें मेंशन किया है कि इंडिया जो है वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पे है टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सर्विस एक्सपोर्ट में। हम पूरे वर्ल्ड के मार्केट का 10.2% रखते हैं। क्लियर है, तो टेलीकम्युनिकेशन में भारत सेकंड पोजीशन पे है। पूरे वर्ल्ड के मार्केट का एक्सपोर्ट का 10.2% इंडिया के पास है। अब एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो है वो भी 17.9% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। नाउ बात करते हैं फॉरेक्स के बारे में, तो फॉरेक्स आपको $640 बिलियन देखने को मिल रहा है। दिसंबर 2024 तक का डेटा इन्होंने लिया है।
एक्सटर्नल डेट, अब हम अलग अलग क्या करते हैं, अलग अलग बैंक से डेट लेते हैं, लोन लेते हैं, तो हमारा जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो भी 19.4% आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर है? ना बात करते हैं इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो हमने जो FY25 मतलब 2020 से 2024-25 तक हमने कितना कैपेक्स किया है, मतलब कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है रोड को बनाने में, हाईवेज को बनाने में कितना खर्चा किया, तो ये 38.8% इंक्रीज हुआ है। हमने हमारा टारगेट है कि हमने क्या किया है, 2031 किलोमीटर की जो रेलवे लाइंस है उनको कमीशन किया है, और 17 नई वंदे भारत ट्रेन को भी एड ऑन करने का काम किया है। हमने अपना जो नेशनल हाईवे है वो 5,853 किलोमीटर का नेशनल हाईवे तैयार किया है FY25 में। इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हमारे सेक्टर में देखने को मिली है, और पोर्ट और कंटेनर जो हमारा टर्न अराउंड टाइम है वो रिड्यूस हुआ है 48.1 से लेकर 30.4 आवर्स। ये हमारा कंटेनर टर्न अराउंड टाइम आपको देखने को मिलेगा। नाउ बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी 15.8% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है। जितनी हमारे देश में मतलब जितनी इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन है, तो 47% रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हमारे देश में है। फिर अगर हम बात करते हैं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, तो हमने 18,374 विलेजेस में क्या किया है, इलेक्ट्रिफिकेशन, बिजली की लाइन पहुंचाने का काम किया है, घरों घरों तक बिजली पहुंचाने का काम किया है। फिर 5G को रोल आउट कर दिया गया है, और 4G को भी 10,700 रिमोट विलेजेस में प्रोवाइड किया गया है। वाटर अगर सैनिटेशन के बारे में बात करें, तो 12 करोड़ फैमिली को हमने पाइप वाटर सप्लाई यहाँ पर दी है। अर्बन हाउसिंग की बात करें तो 89 लाख हाउसेस हमने कंप्लीट किए हैं आपके जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है उसमें। और हमारा यहाँ पे स्पेस विजन है 2047 तक कि 56 एक्टिव एसेट्स हमको तैयार करने, और गगनयान और चंद्रयान 4 मिशन पे फोकस किया गया है। ना बात करते फार्मास्यूटिकल पे, तो फार्मास्यूटिकल का जो मार्केट है वो भी ग्रो हो रहा है 10.1% ओवर द 5 इयर्स। हमारा जो टर्नओवर है फार्मास्यूटिकल का वो 4.17 लाख करोड़ रुपीस देखा गया। पेटेंट फिलिंग की बात करते तो इंडिया 6वें स्थान पर है अकॉर्डिंग टू WIPO रिपोर्ट। ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट के बारे में। तो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है, एग्रीकल्चर और उसके जो अलाइड सेक्टर्स है उनका जो कंट्रीब्यूशन हमारे जीडीपी में है वो 16% है। ठीक है। लाइव स्टॉक, हॉर्टिकल्चर और फिशरी इसका मेन रीजन रहा है कि हमारा जो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में इंक्रीज हुआ है। नाउ बात करते हैं खरीफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन के बारे में। इसका एक्सपेक्टेशन है 1647 मिलियन लाख मैट्रिक टन 2024 तक, पिछले साल के कंपैरिजन में इंक्रीज हुआ है। ना बात करते हैं एमएसपी। तो अरहर और बाजरा में हमने एमएसपी को 59% और 77% इंक्रीज किया है। और जो फिशरी सेक्टर की ग्रोथ है वो 8%, आपको 8.7% देखने को मिल रही है। ना बात हो रही है यहाँ पे क्लाइमेट और एनवायरनमेंट के बारे में, जिसमें कहा है कि हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अडॉप्ट किया है, और हम अपने देश को 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री बनाना चाहते हैं, तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं। नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी जो है वो 46.8% ऑफ इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का कारण है। ठीक है। नॉन फॉसिल जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रही है वो हमारे देश की टोटल एनर्जी का 46.8% है। और कार्बन सिंक के बारे में बात की गई है, 2.26 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट हमने 2005 से 2024 तक सिंक करने का काम किया है। ठीक है। अब बात करते हैं बेरोजगारी दर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो यहाँ पे निर्मला सीतारमन जी ने हमें बताया कि भारत में बेरोजगारी दर जो है वो कम हुई है। यहाँ पे 6% थी 2017-18 में, ये 3.2% आपको मिलेगी 23-24 में। ठीक है। अगर हम यूथफुल डेमोग्राफी के बारे में बात करते हैं, मतलब जिनकी एज 10 से लेकर 24 साल है, तो इतनी पॉपुलेशन हमारे देश में 26% आपको देखने को मिल जाएगी। फिर डिक्लाइनिंग इनइक्वालिटी, हमारे देश में जो अर्बन और रूरल इंडिया के बीच में इनइक्वालिटी थी वो भी रिड्यूस हुई है, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। और हेल्थ एक्सपेंडिचर हमारे देश में इंक्रीज हुआ, जो कि बहुत बहुत अच्छी बात है। 29% से हेल्थ एक्सपेंडिचर इंक्रीज होकर 48% हमें देश में देखने को मिल रहा है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हमारे इकोनॉमी सर्वे में कही गई थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स इकोनॉमी सर्वे के, पीडीएफ से आप इनको एक बार पढ़ सकते हैं। स्टैटिक डाटा है, तो आपको डायरेक्टली इसको याद करना पड़ेगा। इसकी कोई ट्रिक टेक्निक नहीं होती और कुछ समझाने जैसा इसमें होता भी नहीं है। ठीक है। बजट को लेकर मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप उस वीडियो को जरूर जरूर से देखना। ठीक है। चलिए, नाउ बात करते हैं सेंटर अलोकेट 3027 करोड़ रुपीस फॉर डिजास्टर मिटिगेशन। तो यहाँ पर एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी जिन्होंने नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड की एक मीटिंग हुई,
और 3027 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट किया है। कई बार क्या होता है, अर्थक्वेक आ जाता है, फ्लड आ जाती है, ड्रॉट बन आ जाता है, या सूखा पड़ जाता है, या फायर लग जाती है। तो ये जो सभी डिजास्टर चीजें हो रही हैं, इनको मैनेज करने के लिए एक अलग से फंड दिया गया है 3027 करोड़ रुपीस का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो इन सभी रिस्क को कम करने का काम करेगा। तो हाई लेवल की कमेटी का मीटिंग हुआ था, और इस मीटिंग में आपको होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर और वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग देखने को मिल जाएंगे। इस कमेटी के जो हेड थे या चेयरमैन थे, वो अमित शाह आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर कैटेगरी के बारे में बात करें, तो जो आपका सूखा प्रभावित क्षेत्र है या ड्रोन प्रॉन स्टेट्स है, वहां पर आपको 2022 करोड़ रुपए बजट यहाँ पर दिया गया है, जिसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 1200 करोड़, रिमेनिंग स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होगा। अगर हम बात करते हैं मिटिगेशन रिपोर्ट्स के बारे में, तो मिटिगेशन के लिए मतलब लाइटनिंग जो वगैरह होती है, उसके लिए 187 करोड़ रुपीस दिया गया है, और मिटिगेशन स्कीम फॉर फॉरेस्ट फायर रिस्क के लिए 818 करोड़ रुपीस यहाँ पे अलॉट किए गए हैं। बात समझ में आ गई है इतनी? चलिए नेक्स्ट कहानी समझते हैं। इंडियन रेलवे लॉन्च स्वा रेल सुपर ऐप फॉर सीमलेस ट्रेवल। अब यहाँ पे देखो होता क्या है, हमको रिजर्वेशन भी करना है, टिकट करनी है, हमें खाना बुक करना है, पार्सल का देखना है, कंप्लेंट करनी है, पीएनआर इंक्वायरी करनी है, फूड ऑर्डर करना है, मतलब कितनी सारी चीजें रेलवे में होती हैं। तो अलग अलग एप्लीकेशन यूज ना करते हुए एक सिंगल एप्लीकेशन लॉन्च की गई, जिसका नाम है स्वा रेल। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने इंट्रोड्यूस किया है स्वा रेल सुपर एप्लीकेशन, जो आपको मल्टीपल सर्विसेज एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करेगा। तो आप कह सकते हो कि वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो ऑफर की गई सर्विसेज, वो टिकट बुकिंग की है, पीएनआर इंक्वायरी है, फूड ऑर्डर है, प्लेटफॉर्म बुकिंग, पार्सल सर्विस, एडिशनल आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। चलिए अगली कहानी समझते हैं नाइजर के बारे में। नाइजर अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक कंट्री आपको देखने को मिल जाएगी, और नाइजर पहली अफ्रीकन कंट्री देखने को मिल रही है जिसने एलिमिनेट कर दिया है ऑन्कोसेरेसियस को। ठीक है, ऑन्कोसेरेसियस एक डिसीज होती है जो कि पैरासाइट डिसीज है। इससे स्किन को इफेक्ट होता है, आईज को इफेक्ट होता है, ब्लाइंडनेस आ जाती है, अंधापन भी आ सकता है। तो ऑन्कोसेरेसिस आपको एक डिसीज देखने को मिलती है, और पहली अफ्रीकन कंट्री आपको देखने को मिलेगी नाइजर, जिन्होंने इसे एलिमिनेट किया है, खत्म किया है, और डब्ल्यूएचओ ने इनको सर्टिफिकेट देने का काम किया है। ये काफी लंबे समय से, मतलब 1976 से लगातार प्रयास कर रहे थे इस बीमारी से लड़ने के लिए। ठीक है, ब्लैक फ्लाई बाइट के कारण ये बीमारी होती है, और जिसका एक कारण आपको ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है, इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। क्लियर? फर्दर हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। अभी हमें बीसीसीआई अवार्ड्स को भी डिस्कस करना है, लेकिन उसके पहले 31 जनवरी को हमने क्या कुछ डिस्कस किया था, एक बार हम जल्दी से क्विक रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली बात, जॉर्जिया को डिक्लेयर किया गया है मलेरिया फ्री बाय द डब्ल्यूएचओ। फिर हम लोगों ने ऐसा रिपोर्ट पे डिस्कशन किया था जिसको हम एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, और प्रथम एनजीओ इसको रिलीज करता है। फिर गवर्नमेंट ने 16,300 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए हैं नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के लिए। आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया है एनयूसीएफडीसी के फॉर्मेशन के लिए फॉर द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। फिर सेबी ने वेल लिस्टेड प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था, और आई स्पॉट पोर्टल को भी लॉन्च करने का काम किसने किया था? सेबी ने किया था। नेक्स्ट है, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फ्लोटिंग बॉन्ड्स होते हैं उसके लिए इंटरेस्ट रेट डिफाइन किया है 6.66%। फिर जियो ने जियो साउंड पे को लॉन्च किया है। सिटी यूनियन बैंक को 7 अलग अलग अवार्ड्स मिले हैं आईबीए बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स में। समर फेस्टिवल आपको राजस्थान में देखने को मिल जाएगा। इंडिया ने फितूर फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया, जिसको स्पेन ने ऑर्गेनाइज किया था। 2026 को इंडिया और स्पेन ने डुअल ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म और एआई डिक्लेयर किया है। आईआईटी मद्रास ने जो लूनर सॉइल थी उससे सिलिकॉन कार्बाइड को एक्सट्रैक्ट करने का काम किया है। फिर यहाँ पर एशियन वाटर बर्ड सेंसस हमारे देश में हुई, जिसमें 39,725 बर्ड स्पीसीज आपको देखने को मिली। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाएगी। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी वीमेंस चैंपियनशिप ट्रॉफी को तीसरी बार लगातार जीत लिया है। इस चैंपियनशिप ट्रॉफी की शुरुआत 2014 में की गई थी। फिर आईसीसी के जो सीईओ है, जिनका नाम है गॉफ एलार्डिस, इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया, रेजिग्नेशन दे दिया है। मारुति सुजुकी ने रिसेंटली हिसासी ताकेशु को अपॉइंट किया है एज एमडी एंड सीईओ ऑफ मारुति सुजुकी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट नेम, डॉक्टर के एम चेरियन, इनका निधन हो गया है। इन्होंने हमारे देश में पहली बाईपास हार्ट सर्जरी को कंडक्ट किया था। क्लियर? चलिए अब वापस अपने आज के करंट अफेयर्स पे आते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और पहली बार आ रहे हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। ठीक है जी। चलिए हम बात करेंगे बीसीसीआई अवार्ड्स के बारे में। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो अवार्ड होता है वो होता है सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। नेक्स्ट होता है पॉली उमिरगर अवार्ड।
बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर को दिया जाता है और ये अवार्ड दिया गया है जसप्रीत बुमराह को। अच्छा, जसप्रीत बुमराह अभी रिसेंटली यहाँ पर आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी बन चुके हैं, ये बात भी मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों के साथ शेयर की थी। बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर फीमेल कैटेगरी में कौन है? स्मृति मंधाना है। बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू आपको मिल जाएगा सरफराज खान का, और वीमेन कैटेगरी में है आशा शोभना। तो आशा शोभना का रिलेशन किस स्पोर्ट से? आंसर हो जाएगा ये क्रिकेट से है। ठीक है। फिर बीसीसीआई स्पेशल अवार्ड आर अश्विन को मिला है। अच्छा, आर अश्विन को 2025 में पद्मश्री भी मिल रहा है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट नेम, आप इनका नाम थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है जी। हाईएस्ट रन गेटर इन द ओडीआई स्मृति मंधाना है, और यहाँ पे हाईएस्ट विकेट टेकर कौन है? दीप्ति शर्मा है। अब यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है, जैसे कि लता अमरनाथ अवार्ड किसे दिया जाता है? बेस्ट ऑलराउंडर इन डोमेस्टिक लिमिटेड ओवरसीज कंपटीशन। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के एक प्लेयर है जिनका नाम है शशांक सिंह, इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। फिर लाला अमरनाथ अवार्ड फॉर बेस्ट ऑलराउंडर इन रणजी ट्रॉफी, ये किसे दिया है? तनुष कोटियान को दिया है। और बेस्ट परफॉर्मर इन बीसीसीआई डोमेस्टिक टूर्नामेंट मुंबई को दिया गया है। तो यहाँ पे लास्ट तीन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सारे नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है। स्पेशली आपको याद रखना है सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और पॉली उमरगर अवार्ड, इन दोनों अवार्ड को कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं एक्सुम मिशन 4 के बारे में। ये नासा का मिशन है, हम सभी को पता है। ठीक है। तो ये 4th नंबर का प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन आपको देखने को मिल जाएगा टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है। इसको एक्सुम स्पेस ऑर्गेनाइज करता है विद द कोलैबोरेशन ऑफ नासा। और यहाँ पर इंडिया के एक एस्ट्रोनॉट है जिनका नाम है शुभांशु शुक्ला। ये हमारे देश के एक एस्ट्रोनॉट देखने को मिल जाएंगे जो कि एक इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर हैं और इसरो के एस्ट्रोनॉट है। ये एक्सुम मिशन से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाने वाले हैं। ठीक है। तो ये जो मिशन है, ये स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट से उड़ान भरेगा कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से। यहाँ पर एक प्राइवेट एस्ट्रोनॉट जो है वो 14 दिन स्पेंड करेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। द मिशन विल सेंड द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट, ये पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट हैं जो कि इंडिया की तरफ से जा रहे हैं स्पेस में, और एक जॉइंट एफर्ट है ये नासा और इंडियन स्पेस एजेंसी का। इसके अलावा यहाँ पे पहले एस्ट्रोनॉट पोलैंड से और हंगरी से भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे इसी मिशन के अंदर स्पेस में जा रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मौनी अमावस्या, जैसे कि आज वसंत पंचमी है, तो आज भी महाकुंभ में काफी ज्यादा आपको रश देखने को मिलेगा, क्राउड देखने को मिलेगा, लाखों की संख्या, करोड़ों की संख्या में इनफैक्ट लोग जाएंगे स्नान करने के लिए। वैसे ही 29 जनवरी को जब मौनी अमावस्या थी तो उस दिन भी काफी ज्यादा मात्रा में लोग स्नान करने के लिए महाकुंभ में पहुंचे थे। उसके बाद क्या हो गया? स्टम्पेड हो गया, मतलब भगदड़ मच गई, और भगदड़ मचने के बाद लगभग 30 लोगों की वहां पे जान चली गई। अभी भगदड़ क्यों मची, क्या रीजन था, पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी, क्या कमियां रह गई कि फ्यूचर में ऐसी कोई घटना ना हो, तो पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 3 मेंबर की कमेटी बनाई गई है। तो पूछा जा सकता है कि इस मेंबर की कमेटी के हेड कौन है। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऑफ योगी आदित्यनाथ हैज सेट अप 3 मेंबर जुडिशियल कमिटी हेडेड बाय रिटायर्ड जज ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट जस्टिस हर्ष कुमार। कौन लीड कर रहे हैं? जस्टिस हर्ष कुमार कर रहे हैं। इसके अलावा फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ पुलिस वीके गुप्ता और रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर डीके सिंह इसमें शामिल हैं। ठीक है। तो ये क्या करेगी? पूरा कमीशन जो है वो देखेगी कि क्या सरकमटेंसेस थे, क्या रीजंस थे जिसके कारण ये भगदड़ हुई, और फ्यूचर में होने वाले ऐसे इंसिडेंट्स को किस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हम अपकमिंग कुंभ के बारे में बात करें तो अपकमिंग जो कुंभ मेला होगा वो 2027 में नासिक में होगा। ठीक है। 2028 में फिर उज्जैन में आपको देखने को मिलेगा अर्ध कुंभ। इन प्रयागराज 2030 में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सुनीता विलियम सेट न्यू स्पेस वॉक रिकॉर्ड। अब सुनीता विलियम जो है हमको पता है स्पेस में अभी फंसी हुई हैं, लेकिन इन्होंने स्पेस वॉक की, और ये वॉक मतलब इन्होंने टोटल लगभग 9 टाइम स्पेस वॉक कर चुकी हैं। तो टोटल इन्होंने अभी तक 62 आवर्स 6 मिनट की स्पेस वॉक की है, और ये किसी भी वीमेंस एस्ट्रोनॉट के लिए सबसे ज्यादा टाइम आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है। तो इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट है जिनका नाम है सुनीता विलियम्स, सेट अ न्यू रिकॉर्ड फॉर लॉन्गेस्ट स्पेस वॉकिंग टाइम बाय द वीमेन। एंड इन्होंने किसे ओवरटेक किया, किसी के सरपास किया है? तो पैगी वाइटसन को किया है। पैगी वाइटसन, इनके पास पहले रिकॉर्ड था, अब ये रिकॉर्ड सुनीता विलियम्स के पास आपको देखने को मिल जाएगा। और ये नासा की ऑल टाइम स्पेस वॉकिंग लिस्ट में 4th नंबर पे आपको देखने को मिलेंगी सुनीता विलियम्स। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन थे। अभी कुछ और भी न्यूज है लेकिन हम आने वाले सेशंस में इनको डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? चलिए अभी क्वेश्चन ऑफ द डे है, बजट का क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ भारतीय भाषा पुस्तक
स्कीम, इसका सही आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँगे। आई होप आपने एन्जॉय किया होगा सेशन, तो एक बार जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर देना। बाकी सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से सॉरी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।